गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ जरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना है सबने। मिस्टर सार्थक entered into an agreement with Mr. Jay Kumar to sell his residential house located at Kanpur on 16th August 2020 for rupees 1 crore 50 lakh। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन करा रहा हूं, वर्ड्स आपको। पहला, अग्रीमेंट बेटा 16th अगस्त 20 को एंटर हुआ। तो अग्रीमेंट एंटर हुआ 16th अगस्त 20 को, और सेल प्रोसीड्स यानी आप कह सकते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ, 1 करोड़ 50 लाख। फिर उसने कहा द सेल प्रोसीड्स वर टू बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर। 20% पे होगा ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक। तो 1 करोड़ 50 लाख का 20%, 30 लाख कौन सी डेट को पे होगा, ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, मतलब 16th अगस्त 20 को। कैसे, अकाउंट पे चेक के थ्रू। बेटा काम आएगा ये आपको। 60% पे होगा ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और बचा हुआ 20% पे होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर मिस्टर जय कुमार वॉज हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 15 दिसंबर। तो उससे कहा था ना बेटा 60% पे होगा ऑन द डेट ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और पोजेशन कौन सी डेट को दिया गया है, 15 दिसंबर 20 को। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वॉज कंप्लीटेड ऑन 14 जैन 21, और बैलेंस बचा हुआ दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है 14 जैन 21 को। ठीक है। फिर he paid the sale proceeds as per the sale agreement, the value determined by stamp duty authority। बेटा आपको ये क्या दे रखी है, ये आपको दे रखी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बेटा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले दिन 1 करोड़ 70 लाख की थी, डेट ऑफ पोजेशन वाले दिन 1 करोड़ 71 लाख की है, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ उस दिन थी 1 करोड़ 71 लाख 50,000। फिर मिस्टर सार्थक हैड एक्वायर्ड द रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 अप्रैल 21। बेटा ये ना मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, सॉरी ये मिसप्रिंट है, 1 अप्रैल 2001 है बेटा, 1 अप्रैल 2001 फॉर रुपीज 30 लाख। तो डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है बेटा आपको, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है 30 लाख। आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम जय कुमार ही परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, वन इन कानपुर फॉर 20 लाख ऑन 24th March and another in Delhi for 35 lakh on 28th May। Compute the income chargeable under the head capital gain of Mr. सार्थक for assessment year 21-22। बेटा ध्यान से मेरी बातें समझनी है, इंपॉर्टेंट केस है, सबने ध्यान से देखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। सुनो बेटा, आपको याद होगा हमने ना एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 50C, जो कि बात करता था रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस की। मैं चलो वो एक बार सेक्शन आपसे ना जरा दोबारा एक बार डिस्कस कर लूँ जल्दी से। सुनो बेटा, सेक्शन 50C क्या कहता था, सेक्शन 50C कहता था, मैं आपको एक रीडिंग करवा दूँ, ये देखो बेटा सेक्शन 50C। बेटा सेक्शन 50C रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल है। शॉर्ट में बताता हूं आपको थोड़ा सा। बेटा सेक्शन 50C कहता था कि अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड
अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है ना, अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडरेशन रिसीव्ड को नहीं माना जाएगा, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। तो बेटा सबसे पहली बात जो सेक्शन 50C कहता था वो क्या था, अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो कंसिडरेशन रिसीव्ड को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। यह बात कौन कहता था बेटा, सेक्शन 50C कहता था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से देखना है बेटा, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। देखो बेटा पहले बताओ आपको कंसिडरेशन कितना मिला, 1,50,00,000 का, यह है कंसिडरेशन रिसीव्ड। अब नोटिस करो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 3 दे रखी है आपको, 1,70,00,000, 1,71,00,000 और 1,71,50,000। 3 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखी है। बेटा कौन सी वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को आप कंसीडर करोगे? ठीक है, उसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले दिन या उससे पहले आपको पूरा या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव हुआ है बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS या एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो उस केस में बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट को कंसीडर किया जाता है। और ये देखो बेटा आपको 20% पैसा ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट रिसीव हुआ है। कैसे? अकाउंट पे चेक के थ्रू, यानी कंडीशन सेटिस्फाई होती है बेटा, पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक। तो कौन सी वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा? ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। बेटा इस वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। ये दोनों स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इररेलेवेंट हो गई है। पॉइंट बताओ क्लियर? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ दोबारा से सुनो, आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ 1,50,00,000 और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1,70,00,000। तो सेक्शन 50C कहता था अगर आपको कंसिडरेशन रिसीव होता है लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो कंसिडरेशन रिसीव्ड को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, बल्कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। बात समझ आई? तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को उन्होंने कहा क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा, यही कहा था ना। बट एक बात और कही थी बेटा सेक्शन 50C ने कि अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 10% का वेरिएशन है ना तो वो अलाउड है। मतलब अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 10% का वेरिएशन है तो कंसिडरेशन रिसीव्ड को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। हां, अगर दोनों में वेरिएशन 10% से ज्यादा का है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ये देखो बेटा, ये देखो उन्होंने कहा था if stamp duty value is more than 110% of consideration received। तो बेटा बताओगे जरा कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना था? 1,50,00,000। ठीक है बेटा, 1,50,00,000 का 110% करना कितना आता है? 110%, 1,65,00,000। तो बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 1,65,00,000 या उससे कम है
तो आप 1,50,00,000 को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानोगे। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1,65,00,000 से ज्यादा है तो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानोगे। और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेटा 1,70,00,000 थी, 1,65,00,000 से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। पॉइंट समझ आया? करें अब शुरू। चलो कैपिटल गेन्स निकालते हैं बेटा। बेटा इस पूरे सेक्शन का ना एक रिवीजन करना। हेडिंग लिखो मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, माइनस। अब बताओगे बेटा आपने ये हाउस प्रॉपर्टी खरीदी कब थी? 1 अप्रैल 2001 को खरीदी थी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ 2021 में। तो बेटा लगभग 20 साल हो गए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे हुए, तो मोर देन 2 इयर्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, इंडेक्सेशन होगा, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेटा बताओगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी इसकी? 30 लाख, 30 लाख। अच्छा बताना, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, 2021 में ट्रांसफर हुआ है उसका CII 301, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, 2001-2002 में एक्विजिशन हुआ है और उसका CII 100 था। तो 30 लाख इंटू 301 डिवाइड बाय 100, 90,30,000। 90,30,000 ये आपकी आ गई इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 79,70,000। अब ध्यान से देखना है बेटा, कॉपी करो पहले यहां तक, ठीक है बेटा? आप सुनो 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 सुनो, कॉपी कर लो पहले। सुनो बेटा बच्चे, अब अगर आप देखो तो सार्थक ने किया क्या? सुनो सुनो, सार्थक ने किया क्या? उसने कहा आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम जय कुमार ही परचेज्ड 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। तो बेटा एक बार बताओ, उसने रेजिडेंशियल हाउस बेचा था और रेजिडेंशियल हाउस को बेच के उसने 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिए। तो बेटा सेक्शन 54 में चेक करते हैं क्या एग्जेम्पशन मिलती है उसको। ये देखो सेक्शन 54 बेटा, कंडीशंस देखो। असेसी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। मिस्टर सार्थक बेटा इंडिविजुअल है। क्या ट्रांसफर किया हो? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करी है ट्रांसफर। ट्रांसफर पे आया हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 79,70,000 का। अब सुनना बेटा एक बात बताओ, कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है या 2 करोड़ तक है? 79,70,000 तो 2 करोड़ तक है बेटा। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है ना, तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो बेटा, एक नहीं 2 खरीद सकते हो। हां, अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक ही खरीद सकते हो, बट कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से कम है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। और उसने यही किया है बेटा, उसने 2 खरीदी हैं, एक कानपुर में 20 लाख की और एक दिल्ली में
35 लाख की। तो बेटा कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने? 20 लाख प्लस 35 लाख, 55 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिया बेटा। और एक बात और चेक कर लेना, ये खरीदने के लिए बेटा कितना टाइम था? डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल के अंदर अंदर। डेट ऑफ ट्रांसफर थी डेट ऑफ ट्रांसफर थी 14th Jan 21, उससे 2 साल। तो ये तो बेटा उसी साल खरीद लिया, 24 मार्च 21 में और 28 मई 21 में बेटा। तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? चलो बता दो बेटा। आपको मिलेगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितना एग्जेम्पशन था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? 55 लाख। तो 55 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा बेटा, और जो बचा वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। कितना? 24,70,000। लो, ये आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मेरे ख्याल से बेटा पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। क्लियर हो गया सबको? करें एक और? चलो आओ मेरे साथ एक और क्वेश्चन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। मिसेस युविका bought a vacant land for 80 lakhs in May 2004. Registration and other expenses were 10% of cost of land. She constructed a residential building on the said land for rupees 100 lakh during financial year 6-7. She entered into an agreement for sale of above house with Mr. Johar in April 15. The sale consideration was fixed at 700 lakh and on 23rd April 15, Mrs. Yuvika received rupees 20 lakh as advance in cash by executing an agreement. However, due to failure on part of Mr. Johar, the said negotiation could not materialize and hence the said advance was forfeited by Mrs. Yuvika. बेटा forfeiture of advance money है सेक्शन 51। बेटा हुआ क्या था? सुनो हुआ क्या था बेटा। जो युविका थी ना, उसने एक अग्रीमेंट किया घर को बेचने का मिस्टर जौहर के साथ अप्रैल में। दोनों के बीच में कंसिडरेशन तय हुआ 700 लाख यानी 7 करोड़, और जौहर ने युविका को 20 लाख रुपए पे कर दिया एज एडवांस। बट ये डील मैटीरियलाइज नहीं हो पाई। किसकी गलती की वजह से? मिस्टर जौहर की गलती की वजह से ये डील मैटीरियलाइज नहीं हो पाई, और मिसेज युविका ने ये एडवांस मनी जो था ना 20 लाख रुपए का बेटा, ये फॉरफीट कर लिया। तो फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, याद करो सेक्शन 61। कितना रुपए फॉरफीट किया बेटा? 20 लाख रुपए। सुनो अब बेटा, सेक्शन 51 क्या कहता था कि जब सेलर एडवांस मनी फॉरफीट करता है ना, तो वो उसकी बन जाता है इनकम। इनकम है तो क्या होगी? टैक्सेबल। बट कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना। अब जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन तो आ ही नहीं सकता। तो ये 20 लाख टैक्सेबल होगा, बट कैपिटल गेन हेड में नहीं हो सकता। तो फिर कौन से हेड में होगा ये टैक्सेबल? अदर सोर्सेज हेड में। कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा बेटा? फॉरफीचर कौन से ईयर में हुआ था? 15-16 में। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन फाइनेंशियल ईयर 15-16। मेरे ख्याल से समझ आया? खैर आगे चलते हैं। मिसेज युविका
again entered into an agreement on 1st August 20 for the sale of this house at 810 lakh. बेटा मिसेज युविका दोबारा से इस घर को बेचने के अग्रीमेंट में एंटर हुई और कंसिडरेशन अब कितना तय हुआ है 810 लाख. उसे बेटा 80 लाख रुपए एडवांस के तौर पे भी मिल गया बाय आरटीजीएस. ध्यान रखना है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट वाज 890 लाख. द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14 Jan 21. हाउएवर स्टेट वैल्यूएशन authority had revised the values, hence stamp duty value of the property was 900 lakh. Mrs. Yuvika paid 1% brokerage on consideration received. पहले मेरी बात यहां तक समझो. सुनो बेटा, अग्रीमेंट हुआ था 1 अगस्त 20 को और कंसिडरेशन डिसाइड हुआ था 810 लाख. उसी डेट को बेटा, उसी डेट को बायर से उसे 80 लाख रुपए मिल गए एज एडवांस बाय आरटीजीएस. तो पहले बताओ बेटा, सुनो, सेक्शन 50C फिर से आता है बेटा. सुनो सुनो बेटा, सेक्शन 50C पहली बात क्या कहता था? अगर आपको कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. ठीक है, अब मेन बात है, क्वेश्चन में बेटा दो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, एक 890 लाख और एक 900 लाख. तो किसको कंसिडर करोगे और किसको इग्नोर करोगे बेटा? तो रूल क्या कहता था, सेक्शन 50C क्या कहता था? अगर आपको पूरा या पार्ट पैसा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट रिसीव हुआ है बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस या एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट को कंसिडर किया जाएगा. और ये देखो बेटा, आपको 80 लाख रुपए एडवांस मिला था, मतलब अग्रीमेंट की डेट से पहले ही मिला होगा. आरटीजीएस के थ्रू मिला है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड के थ्रू मिला है बेटा. तो इस केस में ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, मतलब इसको 890 लाख को, इस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेटा इग्नोर कर देना. ठीक है, अब दूसरी बात बेटा ये क्या कहता था? दूसरी बात ये कहता था अगर कंसिडरेशन रिसीव्ड और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में 10% तक का वेरिएशन है, तो 10% तक के वेरिएशन को हम इग्नोर कर देंगे बेटा, मतलब कंसिडरेशन रिसीव्ड को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. लेकिन हां, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव्ड में 10% से ज्यादा का वेरिएशन है, तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे. तो बेटा सुनो, मुझे बताओ कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना है? 810 लाख है ना बेटा. 810 लाख का ना 110% अगर करें तो ये आता है 891 लाख. तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 891 लाख से ज्यादा है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 891 लाख से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मानना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. लेकिन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 891 लाख या उससे कम है, तो उस केस में कंसिडरेशन रिसीव्ड को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना. और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बेटा 890 लाख है, 891 लाख से कम है, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड को 810 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. 810 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन. इसमें सबसे पहले बताओ चीज क्या आती है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. बताओ किसको माना जाएगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. 810 लाख को, फिगर्स इन लाख से. चलो माइनस, अब पढ़ते हैं जरा. देखो
आओ स्टार्टिंग से आ जाओ, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से। ये देखो बेटा, मिसेस युविका ने एक लैंड खरीदा था 80 लाख का मई 2004 में, तो लॉन्ग टर्म असेट हो गया बेटा, इंडेक्सेशन होगा माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, चलो मुझे बताओ कितने का खरीदा था बेटा ये? 80 लाख का, 80 lakhs का, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। कौन से साल में खरीदा है? 4-5 में। और 4-5 का CII अगर हम देखें तो 4-5 का है 113 डिवाइड बाय 113, तो 80। 2 मिनट बेटा, इसमें ना एक पॉइंट और है, 2 मिनट बेटा, उसने ना रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस भी पे करे हैं, तो इसे अलग से लिखना चाहते हो अलग से लिख लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो। बेटा एक बार बताओ, आपने जब लैंड खरीदा था तो आपने रजिस्ट्रेशन और अदर एक्सपेंसेस इंकर करे थे 10%, तो 80 लाख का 10% यानी 8 लाख के, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख की जगह 88 लाख हो जाएगी। अब करो 234.41, ठीक है, माइनस सुनो बेटा, अभी आगे उसने कहा शी कंस्ट्रक्टेड अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेड लैंड फॉर 100 लाख 6-7 में। बेटा उस लैंड के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई है, तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्सेशन करो उसका, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कितने रुपए का खर्चा किया है? 100 लाख का, इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 301 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। कौन से ईयर में किया था इंप्रूवमेंट? 6-7 में, और 6-7 का CII 122, तो 100 इंटू 301 डिवाइड बाय 122, 246.72, 246.72, ठीक है। और बेटा आपने ना एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी इंकर करे थे, ब्रोकरेज, पढ़ना जरा कितने के, आपने सेल पे ब्रोकरेज भी दी थी बेटा। ये देखो, मिसेज युविका पेड 1% एज ब्रोकरेज ऑन कंसिडरेशन रिसीव्ड, तो कंसिडरेशन रिसीव हुआ 810 लाख, उस पे 1%, 8.1 की आपने ब्रोकरेज पे करी है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 320.77 लाख। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लो कॉपी करो। फिर आगे चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। बेटा समझ आ रहा है सबको? आगे चलें। अब बात करते हैं आगे की जरा एग्जेम्पशन की। ये देखो बेटा, मिसेस युविका ने क्या करा, उसने इस पैसे को ना आगे इन्वेस्ट कर दिया। एक्वायर्ड 2 रेजिडेंशियल हाउसेज एट दिल्ली फॉर 130 लाख and rupees 50 lakh on 31st Jan 21 and 15th May 21. Acquired a residential house at UK for 180 lakh on 23rd March. Subscribed to NHAI bonds for 50 lakh on 29th March 21 and for 40 lakh on 12th May 21. अब सुनो बेटा, मिसेस युविका ने क्या करा, इस पैसे से ना 2 घर खरीद लिए बेटा। कहां पर? दिल्ली में। एक 130 लाख का और दूसरा 50 लाख का। तो मुझे एक बात बताओ,
सेक्शन 54 पे आ जाते हैं बेटा। ये देखो, मुझे बताओ, मिसेस यूवी का इंडिविजुअल है, बेचा क्या? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। बेच के क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने का? 320.77 लाख। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ बेटा, मोर देन 2 करोड़ है। तो उस केस में आप बस एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो बेटा, उससे ज्यादा नहीं। और आपने क्या करा? आपने 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली दिल्ली में। आप नहीं खरीद सकते बेटा, आप एक ही खरीद सकते थे। अच्छा खैर, आपने बेटा एक रेजिडेंशियल हाउस और खरीद लिया। कहां पर? यूके में। तो पहले मैं आपको एक बार बता दूं बेटा, आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है ना, वो एक घर की मिलती है। एक घर की। कितने घर खरीदे बेटा? 2 दिल्ली में और एक यूके में, टोटल 3 घर। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, एग्जेम्पशन उसी घर की मिलती है जो आपने खरीदा है इंडिया में, ना कि आउटसाइड इंडिया। तो बेटा इसको तो भूल ही जाओ, नो एग्जेम्पशन, क्योंकि आउटसाइड इंडिया खरीदा है। जबकि आपको एग्जेम्पशन मिलती है फॉर रेजिडेंशियल हाउस परचेस्ड और कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो इसको तो भूल ही जाओ, यूके वाले घर को। बचे 2 घर, 2 में से भी बेटा एग्जेम्पशन एक ही घर की मिलेगी आपको। अब बताओ 130 लाख की लूं या 50 लाख की? जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। कौन सा बेनिफिशियल होगा बेटा? 130 लाख वाला। तो आपको माइनस करोगे आप इसमें से एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। कितने रुपए का? 130 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। बेटा 2 घरों का मिलेगा ही नहीं, एक ही घर का मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है। अच्छा अभी देखना, उसने और पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया? उसने NHAI के बॉन्ड्स खरीद लिए 50 लाख के 29 मार्च को और 40 लाख के 12 मई को। बेटा एक बात सुनो, NHAI के बॉन्ड्स खरीदे हैं तो सीधे आपके दिमाग में सेक्शन 54 EC आना चाहिए। देखते हैं अब जरा EC क्या कहता है। बेटा EC कहता है आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची हो, इमूवेबल बेची है, बेचने पे क्या हुआ हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आप NHAI के RECL के बॉन्ड्स खरीद सकते हो। मैक्सिमम 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा बेटा, जबकि आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया 90 लाख, तो 90 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपको। आपको मैक्सिमम 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC 50 लाख, ठीक है। बस ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 140.77। कॉपी कर लो जी। बेटा मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला सबको। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना आ गया? 140.77। लो कॉपी कर लो। तो बेटा हमारे सारे सेक्शंस का रिवीजन हो रहा है यहां पर। बच्चे क्लियर हो रहे हैं सारे प्रोविजंस? करें एक और क्वेश्चन? चलो आओ मेरे साथ। अब बेटा थोड़ा डिफरेंट केस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे जरा। मिस्टर मिथुन परचेज्ड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड
on 1st April 2005 at the rate of 1000 rupees per share in public issue of the company by paying STT. Company allotted bonus shares in the ratio of 1:1. तो बेटा 1:1 का मतलब क्या हुआ? एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर, तो 100 शेयर के बदले 100 बोनस शेयर। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने आ गए? 100। कब मिले बेटा उसे बोनस शेयर्स? 1 दिसंबर 19 को। He also received dividend of ₹10 per share on 1st May 20. He has sold all the shares. बेटा उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। तो कोई मेरे को बताएगा उसके पास शेयर्स हैं कितने? बेटा 100 तो उसने खरीदे थे और 100 का उसे बोनस मिला, तो उसके पास हो गए टोटल 200 शेयर। तो उसने सारे 200 शेयर बेच दिए 1 अक्टूबर 20 को एट द रेट ऑफ 4000 पर शेयर थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हैं, इसका मतलब लिस्टेड शेयर्स का केस है, तभी तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे। एंड पेड ब्रोकरेज ऑफ 1% एंड STT 0.02% टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे। याद रखना एज 75 है बेटा, एज 75 है, काम आएगी। कंप्यूट हिज टोटल इनकम and tax liability for assessment year 21-22 assuming that he has no other income. Fair market value of shares of Messrs Good Money Company Limited on 31st Jan 18 is ₹2000. बहुत ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन। चलो मेरी बात सबने सुननी है बेटा। कितने शेयर्स थे उसके पास बेटा? 200। 200 में से 100 तो थे ओरिजिनल शेयर्स जो उसने खरीदे थे और 100 थे बोनस शेयर्स। बेटा हम क्या करेंगे, दोनों का कैपिटल गेन अलग अलग निकालेंगे, ओरिजिनल शेयर्स का अलग, बोनस शेयर्स का अलग। फिलहाल रिक्वायरमेंट देखो आपको क्या निकालनी है, टोटल इनकम। तो स्टेटमेंट बनाए, कैपिटल गेन नहीं निकालने हैं, टोटल इनकम निकालनी है। बनाओ मेरे साथ स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग टोटल इनकम। ठीक है, सुनो बेटा, टोटल इनकम कैसे निकालते हो? बेटा टोटल इनकम निकालने के लिए पहले आप निकालते हो ग्रॉस टोटल इनकम। कैसे निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम? पांचों हेड्स को ऐड अप करके। पहला हेड था सैलरी, नहीं है। दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, नहीं है। तीसरा हेड है PGBP, नहीं है। फोर्थ हेड है कैपिटल गेन, वो है। तो आप लिखोगे इनकम फ्रॉम, यहां सीधे लिख लेना कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा पता है कैपिटल गेन्स ना दो आएंगे यहां पर, दो। पहला तो आएगा, सुनो, ओरिजिनल शेयर्स पे, और दूसरा आएगा बोनस शेयर्स पे। दोनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले बात करते हैं ओरिजिनल शेयर्स की। बेटा ओरिजिनल शेयर्स आपने 1 अप्रैल 2005 को खरीदे थे और 1 अक्टूबर 20 को बेचे हैं बेटा। तो इसका मतलब याद करो बेटा, याद करो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स का देखना होता है। 12 मंथ्स का, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। बेटा 12 मंथ से तो काफी ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो आप लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। बेटा मेरी बात सुननी है सबने ध्यान से सुनना है। बेटा एक बात याद करो,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स। बेटा सेक्शन 112A अट्रैक्ट होता है। बेटा याद करो सेक्शन 112A कब अट्रैक्ट होता था, ये देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। चेक करो क्या सारी शर्तें सेटिस्फाई होती हैं बेटा। एसटीटी मस्ट बी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। पहली शर्त ये देखो, हमने बेटा एक्विजिशन के टाइम पे भी एसटीटी पे किया है और ट्रांसफर के टाइम पे भी एसटीटी हमने पे किया है, तो दोनों टाइम पे हमने एसटीटी पे किया है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, ट्रांसफर मस्ट बी मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 18। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ट्रांसफर कब किया है, 1 अक्टूबर 20 को, तो 1 अप्रैल 18 के बाद है। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो याद रखना ये एलटीसीजी कौन से सेक्शन में आएगा, अंडर सेक्शन 112A। निकालें अब जरा, मैं लिख दूं ऑन ओरिजिनल शेयर्स। ऑन ओरिजिनल शेयर्स, ठीक है। करें अब थोड़ी स्पेस छोड़ के, स्पेस छोड़ दो बेटा और वर्किंग नोट बनाना। लिखो पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 112A। तो बेटा पहले ओरिजिनल शेयर्स का कर रहे हैं, बोनस को बाद में देखते हैं। चलो सबसे पहले आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बेटा कितने शेयर्स थे ओरिजिनल, 100 शेयर्स थे, और एक शेयर बताना कितने का बेचा, 4000 रुपीज का बेचा बेटा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4 लाख। अच्छा पहले माइनस कर दें एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बेटा बेचने पे आपने दो चीजें पे करी हैं। कौन कौन सी दो चीजें, 1% की ब्रोकरेज और 0.02% का एसटीटी। आपको याद आएगा मैंने आपको बोला था एसटीटी का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है बेटा कैपिटल गेन हेड में, नो डिडक्शन फॉर एसटीटी। हां ब्रोकरेज का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। 1% की ब्रोकरेज है, 4 लाख का 1%, तो 4000 रुपीज की ब्रोकरेज माइनस बेटा 112A में मैंने बताया था इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होती है ऑल्दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अब याद करना बेटा यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल असेट्स एक्वायर्ड अप टू 31 January 18। बेटा याद करो ग्रैंड फादरिंग कंसेप्ट आपको करवाया था मैंने क्या कहा था, अगर आपने कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे थे 31 January 2018 को या उससे पहले, यहां सिंपल वर्ड्स में क्या बोला था मैंने, 2018 के बजट से पहले, और बजट कब आया था 1 फरवरी 18 को, तो 1 फरवरी 18 से पहले अगर आपने कोई शेयर्स एक्वायर करे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना नहीं जाएगा बेटा, आपको यह कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है करते हैं, ये देखो क्या कंडीशन थी बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वर्किंग नोट बनाना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो पढ़ के बताओ बेटा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन शेयर्स की कितनी है, 100 शेयर्स 1000 के हिसाब से 1 लाख की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ठीक है, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 January 18 और
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, चलो मुझे बताना बेटा। फेयर मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की 31 जन 18 को क्या थी? लास्ट लाइन पढ़ना है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जन 18 वॉज 2000 पर शेयर, तो 100 शेयर्स की 2 लाख, तो फेयर मार्केट वैल्यू थी 2 लाख। और बेटा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? 4 लाख। दोनों में से जो भी लोअर है, और बेटा लोअर कौन सा आ रहा है? 2 लाख। अब इन दोनों में से कौन सा लोगे? विच एवर इज हायर। याद आ रहा है, करा हुआ है हमने, विच एवर इज हायर, और हायर है 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी आपकी 2 लाख। रुपीज 2 लाख। कॉपी करो, तो यहां पर रख दूं मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख। तो बताओ मेरा LTCG कितना आ गया? अंडर सेक्शन 112A 196 का आ गया। ये LTCG आ गया अंडर सेक्शन 112A 196 का। लो बेटा कॉपी कर लो। ये आ गया ओरिजिनल शेयर्स पे। आगे चलें। चलो इसे लिख लेते हैं बेटा यहां पर स्टेटमेंट में, टोटल इनकम की स्टेटमेंट में 196। चलो अब सुनना, अब बात आती है बेटा बोनस शेयर्स की। अब बोनस को देखते हैं, क्वेश्चन पे आओ बेटा। ये बोनस शेयर्स आपको अलॉट कब हुए थे? 1 दिसंबर 19 को, और आपने बेच कब दिए? 1 अक्टूबर 20 को। बेटा एक साल पूरा होने से पहले ही बेच दिए, तो बोनस शेयर्स की सेल पे लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स। और बेटा एक बात याद रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के 2 केसेस थे। ये देखो बेटा, एक था 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो बेटा अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ट्रांसफर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है और सेल पे आपने STT पे करा है बेटा, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है उस पे 111A में। तो अंडर सेक्शन 111A फ्लैट टैक्सेस पे 15% का। चलो निकालते हैं STCG। अब निकालो STCG ऑन बोनस शेयर्स अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपने एक शेयर बेचा 4000 का, और कितने बोनस शेयर्स थे? 100, तो 4 लाख रुपए का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया। ठीक है, फिर आपको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इंकर हुए थे, ब्रोकरेज 1% की, तो 4 लाख पे 1% 4000 की ब्रोकरेज। बेटा शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा नहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। और आपने पढ़ा हुआ है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर में, बोनस शेयर्स की कॉस्ट तो होती नहीं है ना बेटा, बोनस शेयर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मुफ्त शेयर्स। तो STCG आ गया 396 अंडर सेक्शन 111A 396 का। लो कॉपी करो। ठीक है, तो STCG अंडर सेक्शन 111A
396। ये हो गया आपका कैपिटल गेन हेड। बेटा कैपिटल गेन हेड के बाद क्या आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की बात करूं ना, तो उसमें एक इनकम है बेटा, ये देखो, उसे डिविडेंड मिला था एक शेयर पे 10 रुपए का, तो 200 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए का डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड, एक शेयर पे 10 रुपए, तो 200 शेयर्स पे 2000 रुपए का डिविडेंड। तो उसकी टोटल इनकम आ गई बेटा। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से नहीं है, तो सीधे मैं टोटल इनकम लिख रहा हूं 594। अब निकालेंगे टैक्स। टैक्स भी निकालना था आपको, चलो कॉपी करो इसे, फिर टैक्स निकालते हैं। ध्यान से देखना है, चलो करें। लिखो टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹594। चलो सुनना है, ध्यान से मेरी बात सुननी है बेटा, कल वाला कंसेप्ट यूज करना है। मेरी बात सुनो पहले बेटा। पहले बताओ उसकी एज क्या थी? बेटा 75th बर्थडे है, तो बेटा सीनियर सिटीजन हो गया। और लिखा हुआ नहीं है रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट मान के चलो बेटा। कितने वाला स्लैब अप्लाई कर जाएगा? मोर देन 60 है बट लेस देन 80 है, तो कौन सा वाला स्लैब? 3 लाख रुपए वाला स्लैब अप्लाई करेगा। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 लाख। सुनो बेटा ध्यान से मेरी, मुझे एक बात बताओ बेटा, इस इनकम पे LTCG अंडर सेक्शन 112A पे फ्लैट टैक्स आता है 10% का ऑन कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख। STCG अंडर सेक्शन 111A पे भी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 15% का। और बेटा डिविडेंड पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। अब सुनना, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख। उसमें से बेटा डिविडेंड 2000 रुपए का तो हो गया एग्जेम्प्ट। भाई 3 लाख रुपए तक इनकम एग्जेम्प्ट है, 2000 रुपए का डिविडेंड तो बताओ क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। इस पे तो कोई टैक्स नहीं, ठीक है। अब बताओ गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट दे रही है, जिसमें से आपने 2000 रुपए तो क्या करवा लिया? एग्जेम्प्ट करवा लिया। अभी कितना बच गया? 2,98,000 का बेनिफिट आप और ले सकते हो। इसे क्या कहेंगे? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और बेटा ये 298 की अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट कहां से लोगे? इसमें से लूं या बेटा इसमें से लूं? तो ये देख लो आपको फायदा कहां पर है ज्यादा बेटा? बेटा इस पे टैक्स रेट ज्यादा है, इस पे कम है, तो कहां से बेनिफिट होगा आपको? यहां से बेनिफिट होगा ना, ठीक है। चलो करते हैं, सुनो पहले STCG निकालते हैं। टैक्स ऑन STCG, ये देखना बेटा कितने का था बेटा STCG? 396 का। उसमें से बताओ कितनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मैं बेनिफिट ले लूंगा? 298 का। तो कितने रुपए का STCG बच गया? 98,000 का STCG बच गया। उस पे 15% का टैक्स है, तो 98,000 पे 15%, 14,700 का टैक्स STCG पे। फिर टैक्स ऑन LTCG। बेटा LTCG कितना था? 196। 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो 96,000 पे टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से, 9600 का टैक्स। और डिविडेंड पे तो खैर था ही नहीं बेटा, तो ये आ गया 14,700 प्लस 9600,
24,300। ठीक है बेटा, 24,300 में से फिर आप माइनस करते थे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तीन कंडीशंस थी, पहला इंडिविजुअल होना चाहिए, है बेटा मिस्टर मिथुन इंडिविजुअल है। दूसरा रेजिडेंट होना चाहिए, हम मान के चल रहे हैं कि वो रेजिडेंट है। और तीसरा टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। नहीं बेटा 5 लाख से ज्यादा है, 594 है, तो नो रिबेट। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, तो 24,300 पे 4%, 972 का टैक्स। टू फाइव 25272, ये आपका आ गया टैक्स। बेटा फिर आप चाहो तो ना, एक सेक्शन चैप्टर 1 में हमने और पढ़ा था, राउंडिंग ऑफ टैक्स। टैक्स की हम क्या करते थे, राउंडिंग ऑफ। सेक्शन 288B आपको याद होगा बेटा, उसमें मैंने कहा था जो टैक्स होना चाहिए इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ ₹10। और बेटा ये टैक्स 10 रुपए का मल्टीपल नहीं है, तो आपको इसे 10 रुपए के मल्टीपल पे लाना पड़ेगा। टैक्स पेबल कैसे करते थे, याद करो बेटा, टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 288B। याद करो, अगर लास्ट की डिजिट लेस देन 5 है, 2 है बेटा, लेस देन 5, तो राउंडिंग ऑफ होगी प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 पे, और 72 का प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 है 70, तो ये आपका टैक्स पेबल आ जाएगा 25,270। 25,270, ये हो गया बेटा आपका पूरा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तरीका क्लियर हुआ है बेटा सबको, कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तीनों क्वेश्चंस बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपका कैपिटल गेन पूरा फिनिश हो जाएगा। पक्का क्लियर है? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।